आखिर क्या था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 जिसमें हमने यानी इंडिया ने अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज करी थी। अब ये था क्या और ये हुआ क्यों था, इसे इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, हमने जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू करी है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर की, जिसमें हम 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 को देखेंगे। ये यूँ कहीं कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को देखा था। इस वीडियो में क्विकली रिवाइज करते हैं जिससे कि एक फाउंडेशन रेडी हो जाए। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया का नाम क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत, उसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनके नाम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। फिर आर्टिकल 2 बोलता है कि जो भी आपको नए स्टेट्स को एडमिट करना है तो उसका प्रोसीजर उसमें दिया है कि एडमिट कैसे करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू स्टेट्स कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ये न्यू स्टेट्स का हो जो हमारी इंडिया की टेरिटरी में है या इंडिया की टेरिटरी में नहीं भी है, मतलब एक्सटर्नल के लिए बोला जा रहा था। फिर आर्टिकल 3 हमारे जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है स्टेट्स की उसके बारे में बोलता है कि आप चाहें तो 2 स्टेट्स को मिला के नया स्टेट बना दें, बड़े स्टेट को छोटा कर दें, उसकी बाउंड्री को कम करें, ज़्यादा करें, किसी और स्टेट में मिला दें, क्योंकि हमारा देश है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो हम स्टेट्स को तोड़ जोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 बोलता है। फिर आर्टिकल 4 बोलता है कि जब भी आप किसी जगह का नाम चेंज कर रहे हैं, उसको जोड़ तोड़ करके बड़ा बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, उसकी टेरिटरी को कम कर रहे हैं, तो ऐसा जब पार्लियामेंट कर रही है ना तो उसको कोई स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी करो। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल 4 बोलता है। अब ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आगे हम ये समझेंगे कि ऐसा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो कहानी को शुरू करते हैं शुरू से। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ भारत। उसके 2 दिन के बाद लैंड बाउंड्रीज को भी डिसाइड कर दिया गया। जो पहले से डिसाइडेड थे उनको बोल दिया गया या लागू कर दिया गया, लेकिन ये बहुत काम हड़बड़ी में हुआ था। हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स में जो ऑफिसर्स थे उस टाइम पर, क्योंकि देश में इतना वायलेंस इतना सब कुछ हो चुका था कि 1946 तक अंग्रेजों तक को ये अब समझ आ चुका था कि अब कुछ भी करके हम अपनी कॉलोनी को नहीं बचा सकते, हमें इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा ना कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया और फिर वहाँ पे तालिबान ने अटैक किया, मतलब सिनेरियो अलग था। लेकिन जितनी हड़बड़ी में अमेरिका छोड़ के गया था वैसा उससे भी ज़्यादा हड़बड़ी में ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ और उस एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होने की वजह से कितना लोगों का खून बहा, कितना सब कुछ क्या हुआ वो हम सब जानते हैं या सुनते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे, इतना वायलेंस क्रिएट हो चुका था कि उन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर्स को पता था कि लैंड कैसा है, बाउंड्री कैसे बना सकते हैं, या जिनको नॉलेज थी लैंड की, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने किसी ने भी लैंड बाउंड्री को ड्रॉ करने से मना कर दिया, उनको चेंज कर दिया गया और एक नए ऑफिसर्स को भेज दिया गया। तो जो नए ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि आपको लैंड बाउंड्री को डिमार्केट करना है, वो कौन थे? वो थे सर सिरिल रेडक्लाइफ। इस काम के लिए उनको 1 महीने का समय मिला, जो पता है कि बहुत कम है क्योंकि उस टाइम पे ना सैटेलाइट्स थी ना जीपीएस था कि लैंड बाउंड्री को ऊपर से सैटेलाइट्स देख के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाउंड्री है। नहीं, बस वहाँ जाके आपको बाउंड्री को देखना है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो उसको पाकिस्तान को देना है, ये इंडिया को देना है, या किस तरह से बाउंड्रीज़ को डिसाइड करना है। तो बहुत हड़बड़ी में रेडक्लाइफ ने ये बाउंड्रीज़ को डिमार्केट किया, और किया भी कैसे, तो हमारी आज़ादी में अगर सबसे बड़ा डिज़ास्टर कुछ आप कह सकते हैं तो वो बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना था, और दूसरा था उतनी जल्दबाजी में उनको ड्रॉ करना। पावर ट्रांसफ़र इतना स्मूथली होना चाहिए कि पता ना चले लोगों के बीच में, एक मतलब सिस्टम कोलैप्स ना हो। लेकिन माना जाता है कि इतना मैस ही इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि पावर ट्रांसफ़र बिल्कुल स्मूथली नहीं हुआ था। तो 48 करोड़ लोगों के बीच में लगभग 1,75,000 माइल स्क्वायर की बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया। पाकिस्तान अलग बनाया गया और बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान अलग से बनाया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आज प्रेजेंटली 4096.7 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट लैंड बाउंड्री है, जो रेडक्लाइफ अवार्ड से ही 1947 में बनाई गई थी। अब उस बाउंड्री में जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि उसको अच्छे से ड्रॉ नहीं किया गया था। उसमें कुछ एनक्लेव्स रह गए थे, कुछ काउंटर एनक्लेव्स रह गए थे और कुछ काउंटर एनक्लेव्स रह गए थे। अब ये एनक्लेव्स क्या होते हैं? एनक्लेव्स का मतलब है कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एरिया या एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे
इंडिया की टेरिटरी है, वो इंडिया देश है, उसके बीच में कुछ एक एरिया है, मतलब बीच में एग्जैक्टली इंडिया पूरा है, उसके बीच में एक छोटा सा ग्रुप या छोटा सा एरिया है, मान लो 2-4 गाँव का एक छोटा सा एरिया है, वो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी और वो बांग्लादेश के पास था। मतलब इंडिया का एरिया है, इंडिया की टेरिटरी, उसमें एक छोटा सा एनक्लेव है, वो मुस्लिम मेजोरिटी और वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत सारे एनक्लेव्स थे जो इंडिया के थे, जिसको इंडिया रूल कर रहे, लेकिन वो एग्जैक्टली बीचों बीच हैं बांग्लादेश के, यानी ईस्ट पाकिस्तान के। उस टाइम पे जैसे किसी एक समंदर के बीच में एक आइलैंड होता है या रिवर आइलैंड्स होते हैं, कुछ भी, मतलब वो पूरा एरिया आइलैंड की तरह, लेकिन चारों तरफ पानी है। तो वैसे ही चारों तरफ कोई और देश है और वो एनक्लेव किसी और देश का है। तो इंडिया में भी मान लो कि एक एनक्लेव बोलते हैं, जैसे आइलैंड बोलते हैं पानी में, वैसे एनक्लेव है। अब एनक्लेव्स ही नहीं थे, काउंटर एनक्लेव्स भी थे। काउंटर एनक्लेव्स मतलब जैसे मान लिया कि पूरा इंडिया है, उसके बीच में एक एनक्लेव है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो बांग्लादेश का है, उसके बीच में भी एक एनक्लेव है। मतलब हम छोटे तौर पे तो ऐसे समझना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बड़े तौर पे समझिए कि 10-12 गाँव का एक ग्रुप है, वो मुस्लिम मेजोरिटी उसमें, तो वो बांग्लादेशी है, राइट। लेकिन उसके बीच में एक हिंदू मेजोरिटी एरिया है या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया भी है, पर वो इंडिया का है। मतलब इंडिया की चारों तरफ बाउंड्री है, उसमें एक एनक्लेव है, वो बांग्लादेश का है, और उसके बीच में जो है वो इंडिया का है। और कई बार तो ऐसा था कि उसके बीच में भी मतलब काउंटर एनक्लेव्स भी थे। तो ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बाउंड्री बनाई गई थी, तो इस बाउंड्री को सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर इस सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1950s में कोशिश हुई, उसको बोलते हैं बैगे अवार्ड्स में कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश ही रह गई। उसके बाद फिर कोशिश हुई नेहरू नून एग्रीमेंट में। नेहरू यहाँ के, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, नून ईस्ट पाकिस्तान के थे। तो उसमें कोशिश की गई 1958 में कि जो बेरू बारी यूनियन वाला एरिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, वो एरिया जो है उसमें उसको एक्सचेंज करेंगे, उसको सीड करेंगे। अब प्रॉब्लम थी इस वर्ड सीड में। मतलब किसी और देश से टेरिटरी लेना तो ठीक है, लेकिन अपनी टेरिटरी किसी और को देना ये अलग बात थी। ये मामला पहुंचा फिर सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले सरकार का ये मानना था कि ये जो भी है एक्सचेंज करेंगे हम टेरिटरी को, इन सबको सॉल्व करेंगे, एनक्लेव्स को सॉल्व करेंगे, एक लैंड बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, ये हम सरकार के लेवल पे ही कर लेंगे। इसके लिए कोई ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही ये ज़रूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को इसमें लेके आए। तो सरकारी लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे हम ये सब कर देंगे। लेकिन ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो भी हैं उसका हवाला देके बाद में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 में ये मेंशन है कि इंडिया में विद इन अगर आपको स्टेट्स को रीएडजस्ट करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी है, तो आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी फॉरेन कंट्री के साथ अगर आपको लैंड को एक्सचेंज करना है, उसको अपनी टेरिटरी देनी है, उसकी टेरिटरी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो भी आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, वो कहाँ कर सकते हो? इंटरनल बाउंड्रीज में, जो अपने देश के अंदर अंदर। बाहर के साथ कुछ करना है तो अमेंडमेंट करो। तो उसके बाद क्या हुआ था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 में। तो फिर आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद ये टेरिटरी का एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी पॉसिबल हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ, इस पे बातचीत होती रही, टालते रहे बातचीत को। लेकिन उस टाइम पे ये मतलब आप लोगों को याद होगा कि ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम पाकिस्तान के कंट्रोल में था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन थी, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम थी उनको, पाकिस्तानियों से, और वो एक अलग देश बनाना चाहते थे। उसकी अपनी आज़ादी, अपनी लिबरेशन, अपनी इंडिपेंडेंस की वॉर चल रही थी। 1971 में फाइनली बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जो वो बांग्लादेश इंडिया की हेल्प की वजह से एक नया अलग देश बन गया था। फिर ये बात उठी कि चलिए अब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स को शुरू करते हैं, उसको सेटल करते हैं जो भी है। तो मई 16, 1974 में एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि हम बाउंड्रीज को डिमार्केट कर लेते हैं, डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्रीज एंड रिलेटेड मैटर्स, कि हम उसमें अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें इंडिया की टेरिटरी किसी और देश को देनी है, उधर बांग्लादेश की तरफ से भी बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी देनी है। तो दोनों ही देशों में जो विरोधी थे या कुछ भी था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उनके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे बोला था कि जितनी टेरिटरी दो, अगर ट्रांसफर ही करनी है, आपको एक्सचेंज करनी है, तो जितनी टेरिटरी दो उतनी टेरिटरी लेनी भी पड़ेगी वापस, क्योंकि हम इंडिया अपनी टेरिटरी का लॉस नहीं कर सकता। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो फिर फाइनली ये होते होते सितंबर 6, 2011 को फाइनली 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 से ये सॉल्व हुआ। तो अप्रैल 6, 2011 मतलब 2011 में ये बाउंड्री डिस्प्यूट को धीरे धीरे मतलब आराम से सॉल्व किया गया। तो उस दिन प्रोटोकॉल साइन हुआ था।
सितंबर 6, 2011 को प्रोटोकॉल साइन कर दिया गया जिसमें रिजॉल्व कर दिया गया बाउंड्रीज को, और फिर धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल ऐसे हुआ तो उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 को हमने इनेक्ट किया और टेरिटोरियल एक्सचेंज हो गया। अब ये 6 सितंबर 2011 को जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसको किस किस स्टेट के बीच में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे इंडिया के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल ये स्टेट इस एग्रीमेंट में शामिल थे। तो हमने क्या किया कि इंडिया के 111 यानी 111 एनक्लेव्स को बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स को इंडिया को दिया। अब ये नंबर अलग अलग है लेकिन बाउंड्रीज मतलब साइज पॉपुलेशन उस हिसाब से वैसे है। तो हमने कितना 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बाउंड्री को, अनडिमार्केटेड बॉर्डर को, उसके स्ट्रेच को डिमार्केट किया, हमने उसको डिस्प्यूट को सॉल्व किया। तो फिर ये था 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 जिसमें हमने बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लैंड बाउंड्री थी उसको रिजॉल्व किया एंड जो भी मॉडिफिकेशन थी उनको फिर फर्स्ट शेड्यूल में मॉडिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आपने देखा इस सब में कि ये कैसे हिस्टोरिकली हुआ, और हमने ये देखा कि जब भी हम इंटरनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे लैंड बाउंड्री या कुछ भी लेके, तो वो हम आर्टिकल 4 के अंदर सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉरेन टेरिटरीज के साथ करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 हुआ था और ये 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनते चले गए। आज़ादी के बाद कितनी कठिनाइयाँ आई इंडिया को अखंड, जो फिलहाल जितना अखंड है उतना अखंड बनाने में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।